बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जी उठा पाकिस्तान विद नुसरत हारिस, हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं और आपकी खैरियत नेक मतलूब है। यही वाला पूरा जुमला कंप्लीट किया जाता था उर्दू के निसाब में हमारे टाइम पे, लेकिन अब तो खैर चेंजेस आ गए और उर्दू में भी बड़े सारे करिकुलम है। फिर लोकल अलग है, इंटरनेशनल अलग यानी कैम्ब्रिज अलग है, डिफरेंट बोर्ड्स हैं। सो फेडरल बोर्ड भी है और प्रोवेंशियल भी हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें अब तो आती जा रही हैं। खैर, रमज़ान के महीने की भी आमद है, तो रमज़ानुल मुबारक के महीने की क्या तैयारी आपने कर ली है, ये इस वक्त आपने मुझे कॉल करके बताना है आज के प्रोग्राम में, क्योंकि एक बड़े ही होनहार तालिब इल्म हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। उन्होंने कुछ मसाइल का हल बताया है जिससे कम पैसों में बहुत से काम हो सकते हैं, जिससे वो मसाइल जो हमारे यहाँ क्रिएट होते हैं उनको उनके लिए वसाइल उन्होंने बताए हैं कि कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम आपसे लेटर ऑन शेयर करेंगे। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और स्टोरी भी है हमारे पास फर्स्ट आवर में। देन इन सेकंड आवर हम कोशिश करेंगे कि अपनी खूबसूरती पे, बालों पे, स्किन पे बात करें और रमज़ानुल मुबारक को सामने रखते हुए, क्योंकि उस दौरान पे आपका फोकस और चीज़ों पे होता है, फेस्टिविटी पे होता है, तो कई बार आप अपने आप को तवज्जो नहीं दे पाते। और बड़ी ही दो इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगी। सो इस वक्त आप मुझसे थोड़ी सी बात कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की अपने आप की आपकी क्या तैयारी होती है। समोसे बनाने होते हैं, बाकी चीज़ें बना के फ्रीज करनी होती है, एक तो ये तैयारी होती है। ज़हनी तौर पे कोई तैयारी होती है, कपड़ों की कोई तैयारी होती है, क्योंकि मर्द हजरात तरावी वगैरह पर भी जिस तरह जाया करते हैं, या ख़वातीन का भी अपना एक पूरा दौरानिया होता है, रूटीन होता है, तो उस हवाले से कोई तैयारी होती है या रूहानी कोई तैयारी होती है? क्या तैयारी आप लोग करते हैं रमज़ानुल मुबारक से पहले? वैसे हमारी आपसे रमज़ान में भी मुलाकात होगी और डिफरेंट टाइमिंग पे मुलाकात होगी। रमज़ान ट्रांसमिशन आपके साथ इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे और उसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे, मुख्तलिफ बातें होंगी, तो उसमें तो आप हमारे साथ ही रहेंगे। इस वक्त आप लाइव कॉल करके और अपनी तैयारी के हवाले से हमें बता सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ हाई टाइम। वैसे तो जो हमारे मुल्क में इस वक्त सूरत हाल चल रही है उसमें लेटेस्ट कल ही हमने इतनी बात की थी और हमने बड़ा बढ़ चढ़ के ये बताया था कि MQM ने जी कहा है कि हम इस वक्त की हुकूमत के साथ देंगे, जबकि सईद गनी साहब जब हमारे साथ फ़ोन कॉल पे मौजूद थे तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं जी, अभी उन्होंने हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा। ख़बरों में बहरहाल यही चल रहा था, लेकिन MQM ने फिर जिस तरह से अपना एक रवैया चेंज किया है और अब ऐलान किया है अपोजिशन का साथ देने के लिए। खैर, अभी भी इस पे बातें की जा रही हैं कि शायद जब तक ये तमाम रिज़ल्ट आउट होना है MQM का मौक़िफ़ शायद दोबारा चेंज हो जाए। बहरहाल आज हम बहुत ज़्यादा आपको वो तमाम चीज़ें नहीं बता रहे हैं, आज हम आपको बाकी चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी की चीज़ें हैं, जो हमारी अपनी चीज़ें हैं, जो हमारे इर्द गिर्द के स्टोरीज़ हैं, उसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। वैसे सुबह सुबह में, अभी मैं वो वीडियो तो नहीं चला रही, लेकिन आज सुबह सुबह में मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे मैसेज किया और उसमें वो वीडियो थी और उसके घर के बाहर से गैस का मीटर चोरी हो गया है। वो पूरी वीडियो है जिसमें गैस का मीटर जिस तरह से निकाला गया है और चोरी हुआ है, और वो रक्शे वाला एक गुजर रहा था, उसने बाहर से आवाज़ भी लगाई है। सो वो सुबह सुबह मेरे पास फुटेज आई और मैंने वो देखा, तो ये इस तरह की चोरियां भी होने लगी हैं। तो मुआशी हालात हमारे क्या हैं और किस तरह के मसाइल हमारे यहाँ हो गए हैं, जो क्राइम्स का लेवल हमारे यहाँ हो गया है। CPLC के जो ज़राए हैं उनसे भी मालूम होता है कि क्राइम रेट में इजाफा हो रहा है, स्ट्रीट क्राइम्स में। सो ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं इनमें रोकथाम करने की ज़रूरत है और इस हवाले से आप भी मुझे कुछ बता सकते हैं अगर कोई चीज़ हो। आप लोग वैसे कहते हैं कि हम कॉल कर रहे थे, कोई उठाता नहीं, आज हम आपको कह रहे हैं कॉल करें तो आपकी कॉल नहीं आ रही। क्या बात है ये, इस क्या वजह है, ये आप मुझे बताइए कि क्या वजह है आप लोगों की कॉल नहीं आ रही। वैसे हमें आपको एक मैसेज का भी नंबर देना चाहिए जिस पर आप लोग डायरेक्टली हमें मैसेजेस करें और हमें पता चले कि कैमरे के उस तरफ जो आप अपने घर में बैठे हैं वहाँ पर क्या मामलात चल रहे हैं। सो 2-3 नाम तो मुझे याद रहते हैं जो जिनकी फ़ौरन कॉल आ जाती है, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो भी जाग जाएं और पूरे पाकिस्तान को जागने की ज़रूरत है। ख़ुसूसी तौर पे जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें तो आपको लम्हा बलम्हा अपडेटेड रहने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। बहरहाल एक और वीडियो मेरे जहन में आ रही है जो मैं बड़े दिन से बात करना चाह रही थी, आज मौका मिला है तो आपको बता दूँ। अपनी ज़िंदगी को सुकून में लाने के लिए आपको ख़ुद इक़दाम करने होते हैं। लोग इर्द गिर्द की चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी करते हैं, इर्द गिर्द के लोगों की बातों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी करते हैं और
कुछ लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ सवालात ऐसे हैं, ये बहरहाल टॉपिक है जो हम करेंगे, लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जो ना किया करें। एक तो ये जो फैट शेमिंग, अब हमने इसको नाम दे दिया फैट शेमिंग का, मोटापे के हवाले से सवाल करते हैं, हाय तुम कितनी मोटी हो गई, या कहते हैं हाय तुम कितने दुबले हो गए, तुम्हें क्या हो गया, तबीयत ठीक थी। ये सारी चीज़ें आपको बताने की या पूछने की ज़रूरत नहीं है, जिसके साथ ये हो रहा है वो आपको खुद बता देगा। तुम्हारे रंग को क्या हो गया, तुम्हारी आंखों को क्या हो गया, तुम्हारे बालों को क्या हो गया, तुम्हारी शादी कब होगी, ये वाले वो सवालात हैं। या जब जब किसी के यहाँ नई औलाद आती है, नौमौलूद बच्चा आता है, तो उस वक्त माओं को बड़ा प्रेशर किया जाता है, तुमने तो सारा वेट इतना पुट ऑन कर लिया, तुम तो बिल्कुल तब्दील हो गई, अब तो तुम हेल्दी हो गई, अब ऐसा हो गया, अब वैसा हो गया। फिर बेबी के बारे में इतने सवालात होते हैं। तो पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे देख रही थी, देयर इज सो मच जो हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं फॉर नो रीजन, और उसमें कोई कंफर्ट वाली बात नहीं है। हम कंफर्ट नहीं करते, हम एक दूसरे को प्रेशराइज करते हैं। तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ, तुम्हारी सैलरी का क्या हुआ, सैलरी तक पूछते हैं। सैलरी कौन पूछता है भाई, सैलरी तक लोग पूछ लेते हैं। सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, इवन ऑफिस में भी एक दूसरे से सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि ये एक कोड ऑफ एथिक है कि आपने अगर आप सेम इदारे में भी काम करें, देयर आर इंस्टीट्यूशंस जिनका HR फौरन हरकत में आ जाता है अगर आपने एक दूसरे से सैलरी पूछी। सो दिस इज द मोस्ट पर्सनल क्वेश्चन। लोग कहते हैं उम्र नहीं पूछनी चाहिए, उम्र की खैर है, उम्र पूछ लें, सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। और इस तरह के जो मामलात हैं, जो पर्सनल मामलात हैं, बिल्कुल जो आपके हार्डकोर अपने मसाइल हैं, लोग हर तरह के मसले पे बात कर लेते हैं, हर तरह की चीज़ पे कमेंट कर देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी अनोइंग समटाइम्स। तो थोड़ा सा अपनी रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखें और दूसरों की रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। क्या बताया जा रहा है मुझे? एंड वी हैव अ कॉलर राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, और आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम अभी आपने बात की है कि आपकी कोई सहेली थी, उसका मीटर चोरी हो गया। हाँ जी जी सबकतुल्ला जी सबकतुल्ला साहब बताइए। तो उसका मीटर चोरी हो गया। तो मैडम बात कुछ इस तरह कि मैं स्वीजेट में रह चुका हूँ, अच्छा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये चीज जो है लाहौर में बहुत ज्यादा है। हाँ। और ये बाकी खैबर पख्तूनख्वा में जब सैलाब आया था उधर सदर में, तो वहाँ पर सारे मीटर चोरी हो गए थे। अच्छा। तो ये कोई और नहीं करता है, ना गरीब करते हैं, ना कोई पोल्ट्री करता है, ना कुछ। ये सारे स्वीगेट वाले करते हैं, जो उसका अमला होते हैं ना, वो खुद चोरी करते हैं, फिर वो उन लोगों को लगाते हैं जिन लोगों से ये पैसे लेते हैं, इसके आउट होते हैं। अच्छा। उससे ये पैसे लेकर फिर उनको लगाते हैं, उसको ओब्लाइज करते हैं। ओके। ये कोई भी मजाल नहीं कि कोई इसका कोई इस्तेमाल कर ले। अगर कोई चोरी कर लेगा तो क्या कर लेगा उसका? कुछ नहीं कर सकता, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। उसका अपना कोड होता है, नंबर होता है। आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमें बताया है, क्योंकि बाकी एक मीटर है, वो कैसे खुलेगा, क्या होगा, बाकी तमाम चीजें भी, और कहाँ बिकेगा, बहुत सारे मामलात हैं ना। लेकिन तो ये अंदर का अमला इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल सारा अमला होता है, बुक एक लाबी होती है, एक पूरा एक माफिया कह दो इसको। अच्छा। ये हर दफ्तर के बाहर एक माफिया होता है। जब लोग आते हैं कि मीटर जल्दी लगा दो, तो ये लोग कहीं से चोरी करके उसको जल्दी लगा देते हैं और वो खुश हो जाता है कि मुझे मीटर लग गया। ठीक, तो इसकी FIR भी होती है। वैसे मुझे ये भी पता चला कि इसकी FIR भी होती है। FIR हजारों होती है मैडम। हाँ। कोई उसका कोई वो नहीं होता, फायदा नहीं होता, कोई सद्देबाब नहीं हुआ आज तक। जी, तो सबकतुल्ला साहब, आपने अब आपने डिपार्टमेंट छोड़ दिया या वहीं नौकरी कर रहे हैं? मैंने इस करतूतों की वजह से, ये हालात ऐसे थे ना, मैंने रिजाइन दे दिया वहाँ से। अच्छा। क्योंकि मैं दिल बर्दाश्त हो गया था वहाँ से, क्योंकि सारे जो माफिया जो होते ना, तो ऐसे अफसर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने जो रिजाइन दिया था ना, उसमें मैंने खुल के लिखा हुआ है कि मैं रिजाइन क्यों दे रहे हैं। और मैंने रिजाइन कबूल ही नहीं कर रहे थे, कहते नहीं इसको आप चेंज कर दे। मैंने कहा नहीं, जो हकीकत है मैं वही बताऊंगा आप लोगों को। मैंने रिजाइन इस वजह से दिया है। ठीक, तो तकरीबन 2 महीने उन्होंने मेरा रिजाइन रखा था, लेकिन फिर बाद मैंने उन्होंने कहा भाई इंटरव्यू दे दो, एग्जिट इंटरव्यू। मैंने वो भी नहीं दिया। मैंने कहा मैं आप लोगों से मिलना नहीं चाहता। और जो मेरे पैसे लाख रुपए में, मैंने वो भी अभी तक नहीं लिए। 5 साल हो गए। अच्छा, आपने नहीं लिए या उन्होंने नहीं दिए? नहीं, उन्होंने तो वो तो सब कुछ तैयार कर दिया। मैंने कहा मैंने नहीं लेने, ये आपके पास ही रख लो सब चीजें।
ठीक है सिबगतुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। बड़ी हैरत की भी बातें देखिए, इस तरह के भी लोग मौजूद हैं और इन्होंने इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। ये वो चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हम देखते रहते हैं, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सारे रिपोर्टर यानी हमारे सारे ऑडियंस जो है, व्यूअर्स है, वो भी हमें देते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम आपको एक दूसरे शहर लेकर जाएंगे और वहाँ एक बहुत ही यंग स्टूडेंट से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिसने कुछ ऐसी चीज़ें दरियाफ्त की हैं, इन्वेंट की हैं, जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो सकती हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। और अब हम आपको मिलवाएंगे मोहम्मद मोमिन से, जो इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने कुछ चीज़ें बनाई हैं। उसका क्या मकसद है, उससे किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों को फ़ायदा पहुंच सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोमिन, आप हमारे साथ हैं? सो आई थिंक कोई राब्ते का थोड़ा सा इशू हो गया है। बहरहाल मोहम्मद मोमिन दोबारा हमारे साथ आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, ही इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट और ए लेवल्स अभी उन्होंने किया है और न्यूयॉर्क जाने का उनका प्लान है फर्दर स्टडीज़ के लिए, लेकिन उन्होंने प्री मेडिकल के स्टूडेंट है। मैं बड़ी हैरान हो रही थी और मैंने सोचा कि सवालात मैं ऑन एयर ही करूँगी, लेकिन प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं और जो चीज़ें उन्होंने बनाई हैं उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं से मुझे ऐसे लगता है कि शायद इंजीनियरिंग से है। बट क्या बनाई है और किस तरह से, क्योंकि इसमें जो एक बेसिक चीज़ है उसका ताल्लुक घर बनने से है और कम कीमत पे घर कैसे बन सकते हैं इनकी इन्वेंशन को इस्तेमाल करके, उसके बारे में आज हमें पता चलेगा। सो हमारे साथ दोबारा मौजूद है मोहम्मद मोमिन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोमिन, आप अपने बारे में ये बताइए कि प्री मेडिकल के आप स्टूडेंट हैं और आपने चीज़ें जो बनाई हैं वो ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जिसका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होगा वो ये चीज़ें बनाएगा। तो पहले तो ये बताएं और आपने बनाया क्या है जिससे घरों की तामीर में बहुत कमी आ सकती है उसकी कॉस्ट में, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। पहले तो मेरा जो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है। मेरे मदर और फादर दोनों डर्मेटोलॉजी की फील्ड से, कॉस्मेटोलॉजी की फील्ड से, तो मेरा वो बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे एक इंजीनियरिंग फैसिलिटी मिली थी, ऐसा कुछ था। बट मैं 10 साल का था, 2012 में सब कुछ स्टार्ट हुआ था और मैंने जब पाकिस्तान में देखा कि लोड शेडिंग का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने यहाँ पर सोलर पैनल के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। और सोलर पैनल के ऊपर मैंने जब 1-2 साल काम किया, उसके बाद मुझे एक नई चीज़, एक नया प्रोडक्ट मिला, वो था CLC ब्रिक्स और CLC ब्लॉक्स। अब CLC ब्लॉक बेसिकली क्या है? इट इज बेसिकली सेलुलर लाइटवेट कंक्रीट। अब सेलुलर लाइटवेट कंक्रीट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नाम से बता सकते हैं लाइट वेट कंक्रीट है, एक लाइट वेट है जो स्क्रीन पे अभी नजर भी आ रहा है। जी, कैसे कंक्रीट है जो जी बिल्कुल। तो ये हल्के वजन का होता है और इसका फायदा क्या होता है? बेसिकली अगर आप इसको घर में इस्तेमाल करते हैं तो पहले तो आपकी इंसुलेशन इससे बहुत ज़्यादा हो जाती है। पूरी दुनिया का मोस्ट एफिशिएंट मटेरियल अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टीज वाइज भी जो अचीव किया है, CLC बेस्ट हम बना रहे हैं दुनिया के अंदर। तो इससे बेसिक फायदा क्या होगा घर वालों को या जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उनको फायदा क्या होगा? हम टोटल बिल्डिंग का जो वेट है वो 50% लेस कर देंगे। अच्छा। क्योंकि ब्लॉक का 50% अगर लेस वेट होगा तो उससे फायदा क्या होगा कि जो टोटल बिल्डिंग के अंदर लगने वाले सरिया है उसके अंदर जो टोटल आपके चिलर सिस्टम लगते हैं वो कम हो जाता है। मतलब आप कह लें टोटल प्रोजेक्ट में ओवरऑल 40-45% डिपेंडिंग ऑन द कैलकुलेशंस हम डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने ऑन अ मेगा प्रोजेक्ट ये आपने कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया है, राइट? सो कंस्ट्रक्शन में जिस तरह हमें मुख्तलिफ ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, ये उनकी रिप्लेसमेंट है, ऑल्टरनेटिव है जो आपने प्रोवाइड किया है। इसके बारे में मुझे ये बताइए। देखिए, हमारे यहाँ एक माइंड सेट है कि जी घर भी बनाना है तो उसमें वो कहते हैं पक्का सामान लगना चाहिए, मजबूत सामान लगना चाहिए, भारी सामान लगना चाहिए। तो इस आइडियोलॉजी के हवाले से जब आपने इन्वेंशन की है और ये ब्लॉक्स जो आप सामने लेकर आ रहे हैं जो लाइट वेट है, सो ये कैसे उसको रिप्लेस कर सकते हैं और इसकी अफादियत उससे कैसे ज़्यादा है? लाइट वेट ब्लॉक्स मेरे ख्याल से रेवोल्यूशन से कम चीज़ नहीं है। ओके। अगर हम बात करें कन्वेंशनल ब्लॉक्स की तो सिर्फ पाकिस्तान,
इंडिया और बांग्लादेश कुछ ऐसे ममालिक है जहाँ पर ये वाले जो ब्रिक नेल्स होते हैं यूज़ किए जाते हैं, ईंटें यूज़ की जाती हैं। बाकी जितनी भी दुनिया है, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इतने जितने भी एडवांस मुल्क हैं, इसके अंदर हम लोग रिप्लेस कर चुके हैं काफ़ी अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसे वुड हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस तरह की चीज़ों, इस चीज़ों की वॉल्स बनती हैं। मोस्टली देखा जाए यूएई पूरा इट इज कंस्ट्रक्टेड विद लाइटवेट कंक्रीट। जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं पाकिस्तान में, हम देखते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग इतनी नहीं है, हम इतने कोड्स पास नहीं हो चुके। वो उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर अभी तक सीएलसी ब्लॉक या लाइटवेट कंक्रीट आया ही नहीं है। और अच्छा, ये सेफ है, आई मीन दिस इज सेफ। आप जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, बारिश हो रही है, कभी कुछ है कभी कुछ है, फिर अल्लाह माफ़ करे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, उनको भी जहन में रखना चाहिए, क्योंकि जब हम बैरून ममालिक की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उनका एक जो सिस्टम है वो बड़ा डेवलप्ड है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कहीं कहीं लूप होल्स होते हैं और जिसकी वजह से हमें अपनी मदद आप करनी पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ इस हवाले से भी आप बताइए कि अगर हम इससे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या ये 100% 200% सेफ है और इसमें किसी भी किस्म का जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है या डिजास्टर्स इफेक्ट है वो नहीं होगा? जी बिल्कुल, इसके टेस्ट वगैरह हो चुके हैं। ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल ब्लॉक, ज़लज़ला रेजिस्टेंट है। ओके, साउंड इंसुलेशन इसके अंदर है जी, थर्मल प्रूफ है, साउंड इंसुलेशन इसके अंदर है। ये आपको बिजली की बचत बहुत कराता है, फिर इसको प्लास्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको टोटली रेडीमेड फिनिश ब्लॉक होता है। तो काफी मजीद चीजें इसके ऊपर आप पेंट नहीं करेंगे, इसके ऊपर प्लास्टर या पेंट नहीं करेंगे? प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद पेंट कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट पेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये इसके कर सकते हैं। उससे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको फायदा क्या, जो बिल्डर है वो जैसे 40-30 पर स्क्वायर फुट बचा सकता है। तो अगर यही हम कैलकुलेशन साइड पे रखें तो पूरा घर जो बन रहा है उसके अंदर आपको लाखों रुपए बच जाते हैं सिर्फ प्लास्टर कॉस्ट के। जो हम इसमें सीमेंट वेस्ट कर रहे हैं, इको फ्रेंडली के तौर पे बात करें, सीमेंट वेस्टेज होती है हमारी इतनी ज्यादा, और ब्रिक ने उसके अंदर से जो धुआं निकलता है, लाहौर वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन चुकी है अभी स्मॉग की वजह से। पाकिस्तान में ऐसे मजीद बहुत ज्यादा शहर है जो कि ब्रिक नेल्स की वजह से, स्पेशली मोटरवेज के ऊपर आप देख सकते हैं फॉग हो जाती है बहुत ज्यादा। तो हुकूमत ने पिछले साल भी इसके ऊपर इक़दाम लिए थे कि ये चीजें बंद करें, ये स्मॉग बंद करें, ब्रिक बंद करें। अच्छा, ये आपने जब बेहतर से रिप्लेस किया जाए, जब से ये आप इन ब्लॉक्स को क्या कहते हैं? जैसे आमतौर से तो हम कंक्रीट ब्लॉक्स कहते हैं ना, इन ब्लॉक्स को आप क्या कहते हैं? क्या नाम दिया हुआ है आपने इनको? इनको सीएलसी ब्लॉक्स कहते हैं, सेलुलर लाइटवेट कंक्रीट। ठीक है, सीएलसी ब्लॉक्स जो हैं इनके बारे में अभी ये आप ही की इन्वेंशन है? जैसे आपने कहा कि दुनिया भर में यूज़ हो रहे हैं, तो दुनिया भर में यूज़ हो रहे थे, आपने देखा और आप पाकिस्तान लाए, या आपने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया या ऐसा कोई कंपाउंड क्रिएट किया जिसके बाद ये रिजल्ट आया और आप इसे प्रेजेंट करें? ओके, मेरी इन्वेंशंस बेसिकली कंक्रीट के अंदर सिर्फ सीएलसी नहीं है, इट्स आल्सो वेरियस अदर थिंग्स। मैं बात करता हूँ उसके ऊपर। सीएलसी के स्पेसिफिकली बात करूँ तो पूरी दुनिया के अंदर जो सीएलसी प्रोड्यूस हो रहा है उनकी प्रॉपर्टीज को अगर मद्देनजर से देखा जाए तो जैसे थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, साउंड इंसुलेशन हो गया, उनके मुकाबले में जो हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें दैट इज द वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी, एंड दैट इज पॉसिबल ड्यू टू द होममेड केमिकल्स दैट आर मेड। और इसके अंदर मेरे बाबा का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी लग चुका है स्टार्टिंग में, क्योंकि हर पेरेंट अपने बच्चे पे यकीन नहीं करता। ऑफ कोर्स आप 10 साल के छोटे से बच्चे हैं तो कौन अपना पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर कहेंगे कि आप लाखों रुपए ले लो। तो मैंने पहले हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स पे भी काम किया था और मैंने वो सेल किया, तो मेरे बाबा को उस पर पोटेंशियल नजर आया, तो ही इन्वेस्टेड अ बिट इन मी। उसके बाद थोड़ा सा आहिस्ता और इन्वेस्ट किया। तो ये मोमिन आप करते कैसे हैं? कराया है। जी कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। जी, मैंने कहा बाबा का मैंने अपने बहुत लॉस भी कराया, तकरीबन 5-6 मिलियन तक जो है हमारा सिर्फ लॉस में गया, जिसके अंदर मेरे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जो बिल्कुल यूजलेस थे। तो आहिस्ता आहिस्ता विद इन टाइम ऑफ 6 years आई गेस मुझे तो ये एक्सपेरिमेंट्स आप कैसे करते हैं? क्योंकि कब कोई चीज बन रही है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, क्योंकि एक छोटा बच्चा 10 साल की उम्र में उसके पास एक तो इतना विजन होना, ये अपने आप में बड़ी ही एक हैरानकुन बात है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। लेकिन इसके साथ साथ आपको कोई लैब चाहिए होती है, कोई इसके इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, कोई लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि हर चीज़ की निटिग्रिटी आपको पता होनी चाहिए, किसका टेम्परेचर कितना होगा, किस चीज़ को कहाँ बर्न करना है, किस चीज़ को कैसे सॉल्यूबल बनाना है। सो ये जितने सारे
एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये आप खुद करते थे, तो इसकी आप नॉलेज कहाँ से लेते थे और फिर इसको किस तरह करते थे? फिर इसमें कुछ हजार्डस किस्म के भी एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं, डेंजरस किस्म के होते हैं, तो किस तरह से आपने ये किया? क्योंकि ये बड़ी हैरत की बात है हमारे लिए। मेरे पास समझ लें आइडियाज़ की फैक्ट्री थी हमेशा से, और मुझे ना बहुत एक शौक था कि मैं इनको किधर इम्प्लीमेंट करूं। और जब मैंने बाबा से डिस्कस किया तो आई वाज अबाउट 12 इयर्स ओल्ड, तो मैंने बाबा से कहा था कि मुझे एक वेल्डिंग प्लांट लेके दें। अब हर जगह जो लोग हैं जो मुझे जानते हैं वो सारे ये कह रहे थे बाबा को कि इसको किधर लगा रहे अपने बच्चे को ना, आप ये इन चीज़ों में ना लगाएं। तो बाबा ने फिर मेरे पे ट्रस्ट किया ऑफ कोर्स, और मुझे वो चीज़ लेके दी। और आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी जो आइज़ हैं वो 3 डेज तक जो है बर्न करी थी, और क्योंकि मुझे करना नहीं आता था ऑफ कोर्स वो चीज़, और मैं 3 दिन तक देख नहीं सका था। लेकिन उसका आगे रिजल्ट ये हुआ कि बाबा को मेरे पर और भरोसा हुआ, चीज़ें बेहतर होती गई। एंड आई मेड ए स्मॉल लैब इन माई हाउस, और आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को मैंने बेहतर किया, केमिकल्स और मंगवाए, इम्पोर्ट किए, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस किए, पॉलीमर्स बनाए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और मसला जो हमारे यहाँ है वो खड़ा हुआ पानी है, स्टैगनेंट वाटर है, जो कि बारिश के बाद हम देखते हैं खुसूसी तौर पे कराची जैसे शहर में तो बहुत ज़्यादा है, बाकी भी और मुल्क के हिस्सों में बेशतर ये भी प्रॉब्लम होगा। सो उसके लिए भी आप कोई रिजॉल्व लेकर आए हैं, वो क्या है? अच्छा, उसको बेसिकली कहा जाता है परमेबल कंक्रीट। और परमेबल कंक्रीट बेसिकली ऐसी कंक्रीट होती है, एक रोड होती है बेसिकली, उसको डाला जा सकता है गलियों में, कोई भी एलटीवी जहाँ पे चल सकती है, मोटरवेज पे यूज नहीं किया जा सकता, अलबत्ता जो हम आपको दिखा रहे हैं हमारी लोकल स्ट्रीट्स हैं। हाँ जी बिल्कुल, स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो ये चीजें जो है बेसिकली इसको कहा जाता है परमेबल कंक्रीट। इसका फायदा क्या होगा? बेसिकली जो भी हम देखते हैं, वन ऑफ द मेन रीजन हमारा जो पानी कम होने का है वो ये कि पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, और वो रिवर्स में बह के साउथ की तरफ जाता है, और हमारा सॉइल रिचार्ज कोई नहीं है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोई नहीं है डैम्स के अलावा। तो ये एक वन ऑफ द मेन सोर्स है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। पानी सड़क के अंदर जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, सॉइल को रिचार्ज करेगा, वाटर टेबल राइज करेगा। इसके से आपका पंजाब का वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम जो है क्रॉप्स है, फार्मिंग है, वो चीज़ बेहतर हो जाएगी इस चीज़ से। इसके अलावा जो ट्रैफिक है उसकी रवानगी में थोड़ा बेहतरी आएगी ऑफ कोर्स। और मैं देख रहा था गवर्नमेंटल लेवल पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सीनियर एडमिन लेवल्स पे हैं, वो इस चीज़ से बहुत कंसर्न होते हैं, स्पेशली कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, कुछ ऐसे जो मेजर शहर हैं, इन शहरों के अंदर इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ड्यू टू पोल्यूशन और ड्यू टू इन सारी चीज़ों गंद वगैरह की जैसे गटर जाम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और जब पानी बारिश होती है तो पानी ऊपर आ जाता है सारा, इसकी वजह से नमाजी, स्कूल जाने वाले लोग, हर चीज़ एक इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है पूरे पाकिस्तान की। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ों तमाम लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बताएं, क्योंकि ये बचपन में हमने साइंस की किताबों में पढ़ा था कि जो नीचे पानी होता है वो ट्रैवल करता है, रूट्स जो होती हैं मुख्तलिफ प्लांट्स की, और वो सारी उस पानी को खींचती हैं, तो अगर पानी यहाँ गया है तो वो यहाँ तक आगे तक ट्रैवल कर जाएगा। बट ये मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ज़बान में लोगों को समझाएं, आप अपने तरीके से लोगों को समझाएं कि किस तरह से ये, क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि जो पानी नीचे जाएगा वो शायद नीचे जमा हो जाएगा, तो वो कैसे ट्रैवल करता है या ये कैसी साइंस है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। ओके, अर्थ ग्राउंड के ऊपर बेसिकली एक वाटर टेबल होता है हमेशा, जो कि एक वाटर लेवल होता है। वो कम इस तरह होता है जब आप पानी यूज करते हैं, जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है उस इलाके की, तो लोग बोरिंग बहुत ज्यादा कराते हैं, लोग ट्यूबवेल्स खोलते हैं, जिसकी वजह से वो पानी ऐसा से कम होता रहता है, तो वाटर टेबल आपका डिक्रीज कर जाता है। अगर हम बारिश को यूज करें, अगर हम डैम्स को यूज करें, ऐसी चीजें यूज करें जो सॉइल के अंदर वाटर को डिस्चार्ज कर रही है, उसके अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की टेक्नोलॉजी से आप क्या हो सकता है कि वाटर टेबल वापस ऊपर आ जाएगा। उससे फायदा क्या होगा कि जितने भी घर हैं उनको एक साफ पानी मिलेगा, जितना भी फार्मिंग है, जो भी फार्मर्स हैं, उनको ट्यूबवेल के थ्रू एक साफ और प्रेशर से पानी मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी क्रॉप्स ऑफ कोर्स फॉर ईयर चल सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोमिन आपका फॉर योर टाइम, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। जो भी आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं उसमें आप ज़्यादा बेहतरी से कीजिए, ज़्यादा अच्छाई से कीजिए, और उसका फ़ायदा आई होप कि तमाम लोगों को पहुंचेगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम आपको आज एक रिक्शा ड्राइवर हैं उनसे मिलवाने जा रहे हैं, और उनकी स्टोरी क्या है या हम आपको उनसे क्यों मिलवा रहे हैं ये जानने के लिए आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं।
काम में बहुत खुशी होती है। ये कराची के इलाके रंछोड़ लाइन में रहने वाला बुजुर्ग रिक्शा ड्राइवर तस्लीम है, जिन्होंने गमों के सामने झुकना तस्लीम नहीं किया। इनका इकलौता बेटा एक बीमारी की वजह से 20 साल कबल माजूर हो गया। अब इन्हें हर माजूर में अपना बेटा नजर आता है। जो भी माजूर आता है इससे रिक्शे का किराया नहीं लेते, बल्कि खुशी खुशी इन्हें मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तस्लीम से इनके काम के बारे में पूछा तो आप दीदा हो गए। जब कोई माजूर होता है तो मेरा दिल अंदर से बहुत रोता है, और मेरा बच्चा भी माजूर है। मैं दुनिया की खिदमत करके मैं बहुत खुश होता हूँ। तस्लीम का बेटा दारुल सुकून में रहता है। तस्लीम कहते हैं इनकी ख्वाहिश है कि इनके पास एक बड़ी गाड़ी हो ताकि ज्यादा से ज्यादा माजूर अफराद की खिदमत की जा सके। साथ साथ हुकूमत इनके बेटे के इलाज के लिए भी मदद करे। मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी हिम्मत दे इतनी कि मैं इनके लिए एक बड़ी गाड़ी ले लूँ, ताकि मैं लोगों की और ख़िदमत करूँ मज़ीद। ये छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी में मैं इनकी मदद करूँ। मेरा यानी दिल बहुत वो खुश होता है, मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ। बुजुर्ग रिक्शा ड्राइवर की कोशिशों को शहरी भी सराहते हैं। वैसे इंसान देखते हैं ना जो दूसरों का दर्द समझते हैं और उनका एहसास रखते हैं, तो दिल बहुत खुश होता है हमारा। कि यहाँ तो नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर इंसान बस कहता है मैं कुछ कर लूँ, लेकिन ऐसे हमदर्द लोगों को देख के दिल बहुत खुश होता है। ना कोई डोनेशन, ना कोई इदारा। तस्लीम ने बता दिया है कि खिदमत का जज्बा हो तो एक छोटी सी कोशिश से ही मदद का एक सिलसिला शुरू हो सकता है। जरूरत है तो इस अमर की। तस्लीम जैसे बाहिम्मत शहरियों को सराहा जाए और इनकी भी मदद की जाए। कैमरामैन अदील के साथ हफ्सा शकील, GTV न्यूज़, कराची। और मोहम्मद तस्लीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दीदा हो गए। आप बताइए अपने बारे में, बताइए सब चीज़ों के बारे में। ये तो हमने देख लिया कि जाहिर है आप बच्चों को लेकर जाते हैं या माजूर अफराद को लेकर जाते हैं, तो ये क्या हुआ था, क्या स्टोरी है? बेटा दारुल सुकून में है। दरअसल ये 1993 की बात है। ये 6 महीने का था, तो इसको एकदम गर्दन तोड़ बुखार जैसा, तशन्नुस जैसा नहीं होता, आंखें घूम जाती, इस तरीके से हो गया। अब हम बहुत परेशान हो गए। उस दिन बारिश भी इतनी थी, ना टैक्सी, ना रिक्शा, ना कोई मोटरसाइकिल। फिर एक अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेज दिया, पठान था, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने कहा कि उस वक़्त भी मैं रिक्शा चलाता था और आज भी मैं रिक्शा चलाता हूँ और बिजली का चलते फिरते काम भी करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन भी हूँ। तो मैं वो फिर ले के गया। फिर वो टैक्सी वाले ने मुझसे पैसे नहीं लिए, हमको पहुँचा दिया मंजिल पे। इतना पानी था, वहाँ ले गया, आगा खान में इसको दाखिल कर दिया। वो आगा खान वालों ने इसको देखा, देखने के बाद कुछ चेक किया। चेक करने के बाद इन लोगों ने फिर इसका कमर का पानी निकाला। तो जी, वो टेस्ट करने के लिए करते हैं जी। तो हमें तो कोई इल्म नहीं था, कभी ऐसा वास्ता हुआ नहीं। हमने इसका कमर का पानी खैर निकाला। निकालने के बाद फिर ये जो सलाहियत उसमें थी खड़े होने की, बैठने की, गर्दन सीधी रखने की, वो सलाहियत ख़त्म हो गई। गर्दन यूँ यानी उसकी क्या उम्र थी उस वक्त? उस वक्त इसकी उम्र थी तकरीबन 6 महीने तक। 6 महीने थी। फिर 6 महीने से लेकर कब तक आपके पास था दारुल सुकून में डालने से पहले? 6 महीने से लेके मेरे पास ये रहा 2006 तक। सही। तो किस तरह करते थे? क्योंकि जाहिर है वो तो बड़ी मुश्किल थी कि करते रहते थे, घर वाले भी कुछ करते, कुछ हम करते, कुछ वालदा करती होंगी। बेटा आपका इकलौता है ये? बेटा इकलौता है। क्या नाम है इसका? मोहम्मद शायान। मोहम्मद शायान। इससे पहले एक बेटा हुआ था, मगर उसको 1973 में। अच्छा। तो वो हुआ था, तो उसको 1 साल में उसको खसरा हो गई।
अच्छा असरे में उसकी जान चली। अच्छा, तो ये इसको देखना संभालना सारा कुछ उस वक्त आपकी बेगम भी हयात थी तो वो किया करती हाँ, होंगी। कुछ करते थे। सही। और फिर तो क्या आपके दिल में जैसे उसको देखकर क्या क्या चीज़ ऐसी आती है जो आप आज आपके पास ये फोरम है आप बोल सकते हैं? दरअसल मैं उस किराए की गाड़ी चलाता था। किराए की गाड़ी में मैं ये काम नहीं कर सकता था क्योंकि सामने उसकी गाड़ी थी, वो कहता था कि ये नहीं लिखवाओ, या फिर मैं अपनी मर्जी से करता था, यानी अंदरूनी बात ली, यानी किसी को जाहिर नहीं होना, जाहिर नहीं हो, सही। जाहिर नहीं था। अब जाहिर नहीं इसलिए कि मैंने कहा जब कोई गरीब होता था, कोई भले पैसे नहीं है, मैं कोई बात नहीं, कहाँ जाना है, मैं फलानी बैठ जाऊँ। अब कोई ऐसा होता माजूर होता, मेरे को लेता रिक्शा, कोई बड़ी भी है, कोई बड़े मियाँ हैं, उनके लिए भी मैंने गाड़ी रोक लेता। अब बोलते भाई पैसे लो, पैसे आप लेंगे, मैंने कहा नहीं पैसे नहीं लूँ, आपको मंदिर पे छोड़ दूँ, बोले कोई बात, बैठ जाते। फिर अल्लाह ताला ने कुछ मेरे पास कुछ होने लगा तो मैंने अपनी गाड़ी ले ली, फिर उसमें ये लिखवाया। लिखवाने के बाद मैंने कहा कि चलो कुछ कर देंगे, अल्लाह ताला इसमें भी बरकत देगा। तो शायान से आप मिलने जाते हैं? हैं? शायान से, मोहम्मद शायान से मिलने जाते हैं? जी हाँ। क्या कहता है वो, आपको पहचानता है? नहीं पहचान। नहीं पहचानता। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। देखें एक बात है ज़िंदगी में, ये मुश्किल तो ज़ाहिर है औलाद का जो गम है मैं समझ सकती हूँ, और अल्लाह ताला किसी को ये गम ना दे, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर आपको ये आजमाइश दी है तो आपसे कितने नेक काम भी करवा रहे हैं। और यही बच्चे हैं ना जो कहा जाता है कि ये पाक बच्चे हैं, यही वालिदैन की आखिरत में बेहतरी करेंगे, उनको अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी औलाद जो दुनिया में नहीं आ सकी वो अपनी माओं को, और ऐसे बच्चे जो किसी भी तरह से माजूर हैं और जहनी तौर से जिस तरह इन्होंने बताया 6 महीने की उम्र से, तो ये इनकी तो अल्लाह ताला इसका बड़ा अजर है। मुझे पता है दुनिया में बड़ी मुश्किल है, ये तो है, बहुत तकलीफ होती है बड़ा, यानी मुझे अल्लाह देता भी बहुत है। मैं काम कितना करता हूँ, जैसे सुबह मैं फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद फिर अपने जो भी तिलावत वगैरह कर ली, उसके बाद फिर नाश्ता वाश्ता करके 11 बजे 10 बजे मैं घर से निकला, उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे मैं घर पे आ जाता हूँ। अच्छा। अगर मुझे सवारी मिल गई लंबी तो चला गया, और नहीं मिली तो मैं 12:30 बजे घर पे आ गया। उसके बाद अल्लाह का करना ये ऐसा होता है कि नमाज पढ़ने के बाद खाना वाना खा के 3-4 बजे तक मैं घर पे आराम करता। उसके बाद जब निकलता तो असर की नमाज का टाइम हो जाता था। फिर कोई सवारी मिल गई तो बिस्मिल्लाह, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने काम आपका चलाए रखा चलता है ना। फिर मैं नमाज पढ़ता असर की, असर पढ़ने के बाद उसके बाद मैं। अच्छा, आपने मुझे ये भी बताया था कि आपके बेटे को अमेरिका अगर ले जाते, ये जो आपसे कहा गया था, तो क्या उस वहाँ इलाज है इसका? क्या आपको ये तो कहा अल्लाह गया? बेहतर जाने। हाँ, अल्लाह बेहतर जाने। तो क्यों कहा था कि आपको अमेरिका लेकर चलते हैं? या वो ये अमेरिका? कह रहे थे, इन्होंने जब हॉस्पिटल वालों ने मुझे ये बोला था ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं, कहीं पे भी ले जाओ, आप अमेरिका ले जाओ, कनाडा ले जाओ, थाईलैंड ले जाओ, ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, मगर इसका कोई इलाज नहीं है। उसने तो पहले ही बोल दिया था। मगर अल्लाह ताला ने, मैंने कहा कोई करिश्मा दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा उसकी यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं, मगर उसके यहाँ कोई करिश्मा हो। अब इन्होंने कहा था तो दिलासा दिया, तो मैंने कहा शायद अल्लाह ताला कुछ मदद कर दे हमारी। जब इन्होंने कहा है तो मैं जी दारुल सुकून की बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा वहीं पर है। वो टेक केयर तो बहुत अच्छी करते हैं, उनका निज़ाम भी बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर चलते हैं। लेकिन उनके ख्याल में कोई डोनर था शायद, वो जो डोनेशन मिल गया तो उन्होंने कहा कि चलो इसको लेके जाएंगे और इलाज होगा। वो फिर 2009 में मैंने बनवाया था, और 2014 तक तो मैंने इंतजार किया, एक्सपायर हो गया, उसके बाद मैंने नहीं बनवा, क्योंकि उसका NIC नहीं था। सही। अभी मैं NIC बनवाने गया था टनवाल यार, उन्होंने NIC। अब वो 28 साल का हो गया। अभी 28 साल का।
सही। तो ये तस्वीर का दूसरा रुख भी है, जब हम शेल्टर होम्स में जाते हैं, और दारुल सुकून भी मैं काफ़ी मरतबा गई हूँ, तो हम लोगों को बताते हैं, ऑडियंस को, कि देखें जी लोग अपने बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, अपने प्यारे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये देखिए तस्वीर का दूसरा रुख भी है। 2006 तक इनकी बेगम हयात थी, बच्चा साथ रहता था। अब क्योंकि ये काम करते हैं और 24 घंटे उसको लुक आफ्टर छोटे बच्चे की तरह, बेबी की तरह करना पड़ता है, तो वो नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्होंने अपने बेटे को वहाँ छोड़ा हुआ है और उसे मिलने जाते हैं। तो कुछ कोई और चीज़ जो मोहम्मद तस्लीम साहब आप कहना चाहें, बोलना, किसी से गुजारिश, आप हुकूमत से कोई बात कहना चाहें, आप किसी और से, लोगों से कोई बात ये है कहना कि चाहें? अगर ऐसे हॉस्पिटल अगर दुनिया में, तो गरीबों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसे हॉस्पिटलों को तो सील कर दे। हमने, मेरा तो बस मशवरा यही है कि अल्लाह ताला या तो इनको हिदायत दे, या अल्लाह ताला इनके ऊपर वो करे कि इनको गवर्नमेंट इनको सील नहीं, तो आपको अस्पताल वालों ने ही कहा कि हमसे गलती हो गई है, या आपको ये किसी और ने कहा कि इनसे गलती हुई है? नहीं, हॉस्पिटल वालों ने तो यही बोला है। हॉस्पिटल वालों ने मुझसे 90,000 रुपये ले लिए 18 दिन के। 90,000 रुपये कोई कम नहीं होते हैं। 1993 की बात है, 90 लाख रुपए हो गए। वो सब मैंने किस तरीके से लाया, किस तरीके से मैंने पैदा किए पैसे, तो मेरा दिल जानता था। बहरहाल, तो आपको पता कैसे चला कि अस्पताल में कोई गलती हुई है? ये कैसे पता चला कि अस्पताल वालों की गलती है? अस्पताल वालों ने कमर का पानी निकाल दिया, बाकायदा हमको बोला कि इसका कमर का हमने पानी निकाला। वो तो निकालते हैं ना, वो तो टेस्ट होता है, वो और भी लोगों का निकालते हैं, लेकिन ये आपको किसने बोला कि ये अस्पताल वालों की गलती है? ये किसी ने बोला आपसे? ये नहीं बोला तो नहीं, ये आपको लगता है? नहीं, उन्होंने बाकायदा हमारे को खुद बोला अच्छा, कि भाई हम इसका कमर का पानी टेस्ट करने के लिए निकालेंगे। हाँ, वो तो निकालते हैं, मैं आपसे कह रही हूँ, उससे एबनॉर्मलिटी होती नहीं है आम तौर से। तो आप जो ये कह रहे हैं कि बच्चे के जहन पे असर पड़ा है, तो वो आपको किसी ने बताया, या आपको बस लगता है कि उन्होंने कहा था और निकाला था, इस वजह से हो गया इसके साथ ऐसा? यानी हमने एक अपने आप को, अच्छा, सो अपने आप में आप समझते हैं, ठीक है, शायद इस वजह से ये हुआ है। और ये जो आंखें इनकी घूमी या इनको एकदम झटका आया, तो जैसे खिंचाव नहीं आता बच्चे को, एकदम खींच आती है, हाथ पाँव यूं हो जाते हैं, आंखें यूं हो जाती, जी, इस तरीके से ये गर्दन तोड़ बुखार में, जी, इस तरीके से। तो फिर इसको उठा के हम फौरन इमरजेंसी लेके गए। इसीलिए गर्दन तोड़ बुखार की भी वैक्सीन है और बाकी भी जो बीमारियां हैं उनकी वैक्सीन है। आपके तवस्सुत से क्योंकि मौका है तो इसलिए मैं लोगों को बता देना चाहती हूँ। ज़ाहिर है आप तो पहले की बात कर रहे हैं, अब तो इतनी अवेयरनेस हो गई है, हर जगह ये मेडिसिन मिल भी रही हैं, ये वैक्सीन हुकूमत ने भी फ्री कर रखी हैं, जो हुकूमत के अस्पताल हैं, तो वहाँ जाके ये वैक्सीन बच्चों को लगवाया करें। वैक्सीन के बाद अगर बुखार आएगा उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट इतना नहीं होगा जिस तरह आप बता रहे हैं। तो ये चीज़ों का ख्याल अब जो पेरेंट्स हैं उनको, क्योंकि ज्यादा चीजों के बारे में पता चल गया, पहले नहीं था, बिल्कुल पहले लोग समझते भी नहीं थे कि ऐसी कोई चीज इंजेक्शन लगाने से कोई फायदा होगा। पहले तो इतना बेटा इनको यानी तजर्बा भी नहीं था कि हम बच्चे से क्या यानी किस तरीके से उसको डील करें, किस तरीके से उसको संभालें। तो फिर बाद में ये सारी नई पोजीशन आ गई, जी नई चीजें आ गई। अच्छा, वक्त हमारा यहाँ पर आपके साथ खत्म हो रहा है, तो कोई चीज जो आप, कोई भी दिल की बात जो आप जाते जाते कहना चाहें? बस ये है कि अल्लाह ताला सबको मेरी तरह दर्दमंद रखे और लोगों की खिदमत करे। अगर उसके पास अल्लाह ने दिया हुआ है तो उसको सब गरीबों में तकसीम करे हमने, और अल्लाह ताला उसको हिदायत दे और उसकी हर बीमारियों को ख़त्म कर दे और उसकी हर परेशानी ख़त्म कर दे। जो ये काम करता है उसको भी और जो नहीं करते हैं उसको भी अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत से माला माल कर दे। सही। और अल्लाह ताला किसी को दुख और तकलीफ में न रखे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे और मोहम्मद शायान को बहुत अच्छा रखे। और जिस रब्बे कायनात ने आपको ये औलाद दी है उसको मालूम है कि आप क्या कर सकते हैं, उसको मालूम है कि आपके दिल में दर्द कैसा है, उसको मालूम है, वो सबसे ज़्यादा जानता है, वो सबसे बेहतरीन आपको समझता है और वो सबसे बेहतरीन आपको इसका जो एक नेमुल बदल है ना वो अता करेगा, वो इस दुनिया में हो या आखिरत में हो या जैसे भी हो। जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला उतना ही बोझ डालते हैं जितना इंसान बर्दाश्त कर सकता है और अपने प्यारों को ही आजमाता है।
तो आपको ये चीजें सोचनी चाहिए और अल्लाह ताला ने इससे सब्र आ जाता है इंसान को। बहुत हमें हिम्मत दी है, ताकत दी है, कुव्वत दी है अल्लाह ताला ने, जी। और कोई बीमारी नहीं दी है। जी, ये अल्लाह का माशाअल्लाह, बड़ा करम है, माशाअल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है। बिल्कुल। कि इस वक्त मेरी उम्र 70 साल है और अल्लाह ताला ने ना तो मुझे कोई चीज़ से जी वो नहीं रखा हुआ है। ठीक है। बिल्कुल। विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। रमजानुल मुबारक में आपने अपना ख्याल किस तरह से रखना है, अपने पेरेंट्स का ख्याल कैसे रखना है, इस पे हम बात करेंगे। कॉलर्स जितने आएंगे वो अपने सवालात कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे स्किन रूटीन पे, बालों पे, लेकिन फोकस हम करेंगे रमज़ान को, क्योंकि रमज़ान के महीने में इतना ऑयली फूड और इतनी सारी चीज़ें जो हम मिक्सचर्स ऑफ रेसिपीज़ खाते हैं और पानी कम पीते हैं, दीगर और जो हमारी रूटीन के चेंजेस होते हैं उसका इम्पैक्ट हमारी स्किन पे और बालों पे नज़र आता है, और ख़ुसूसी तौर पर वो ईद या ईद के बाद नज़र आता है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर उम्मे राहील मौजूद हैं, नेचुरोपैथ हैं, आप सब इनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सो ओवरऑल जो हमारे यहाँ गलतियां हैं उनसे शुरू करते हैं। कौन सी गलती हम रमजान में सबसे ज्यादा करते हैं खाने पीने में? खाने पीने में ये करते हैं कि एक तो एक ऑयली फूड का इंटेक बढ़ जाता है, फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, पानी का इंटेक कम हो जाता है, जैसे कि वो पूरा दिन रोज़ा होता है और इफ्तार से लेकर सहर तक बोलता है कि पानी कम से कम पिया जाता है, और जो वाटर इंटेक होता है या फ्लूइड इंटेक होता है वो शुगरी होता है, कहने में मिठास वाला, शरबत, जूसेस ज़्यादा होते हैं जो कि स्किन के लिए नुकसानदेह होते हैं। इन दो चीज़ों का हमने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि एक आपने वाटर का इंटेक प्रॉपर रखना है, ऑयली फूड खाएं ज़रूर, इसलिए कि फ्राइड आइटम रमज़ान के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा देख के अपनी स्किन और अपनी हेल्थ को देखते हुए खाएं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो ख़वातीन पूरा दिन किचन में रहती हैं, सन ब्लॉक तो भूल ही जाती हैं। हाँ, सन ब्लॉक भूल के जाती हैं, लेके रखा होता है, ड्रॉर में होता है, लगाते नहीं है, याद नहीं रहता किचन में। हाँ। रमजान में तो शायद उसको लगाने, चलो कल लगाऊंगी, ये कहते हैं या कल से बाहर जाएंगे तब लगाएंगे। हाँ। लेकिन ये कि किचन में जब इतनी देर आप काम कर रहे हैं, हीट के सामने आप खड़े हैं, तो वो लाजमी आपने लगाना है। और खाने पीने के अलावा अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है, मॉइस्चराइजिंग करनी है, प्रॉपर क्लेंजिंग करनी है। 5 से 6 मिनट लगते हैं, लेकिन अपने स्किन को भी टाइम देना है। अपनी स्किन। अच्छा, वैसे स्किन को टाइम देने के हवाले से जो आप कह रही हैं, इसमें कुछ लगाना भी है या सिर्फ खाना अच्छा है और पानी अच्छा पीना है? खाना तो बहुत अच्छी बात हाँ। है, पानी पी, लेकिन लगाना भी ज़रूरी है। अगर आप एक नया जोड़ा ही खरीद लेते हैं तो आप उसको बड़ा अच्छा सा पहन लेंगे, लेकिन उसको मतलब इस्त्री तो करेंगे ना, या उसको वॉश तो करेंगे। अगर आप सोचेंगे सिर्फ अच्छा खा रहे हैं, हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको लाजमी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा। आपकी स्किन ड्राई हो रही तो मॉइस्चराइजर लगाएंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप ऑयल कंट्रोल जो आपके जेल्स आते हैं या सीरम्स आते हैं वो लगाएंगे। आपकी जो भी नीड है, लाइक एक्नी है, आपके पैचेस हैं, आपके स्पॉट्स हैं, जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से आपने कोई ना कोई नाइट अपनी जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करनी है। और सबसे बढ़ के आप अपने फेस को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए ही। आपने प्रॉपर क्लेंजिंग की है, जैसे कि पूरा दिन आपने किचन में काम भी किया है और आप थक भी गई हैं, या कहीं फंक्शंस हैं तो मेकअप वगैरह भी है, तो आपने प्रॉपर क्लेंजिंग करके, वॉश करके, फिर रात का जो भी आपका रूटीन आपको सजेस्ट किया है वो लगा। ठीक है। कॉलर भी हमारे साथ और डॉक्टर बतूल भी मुझे सामने नजर आ गई हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़े वो कहते हैं ना विद अ बैंग, सो दिस कॉल वाज विद अ बैंग, अपीयरेंस विद अ बैंग। हाँ जी, इधर उधर से बड़ी आवाजें आ गई जी। वालेकुम अस्सलाम। आयशा है? कौन है हमारे साथ? जब आप अपना नाम बताती हैं ना तो सब इधर उधर से म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। चली गई है कॉलर। खैर, आप हमें दोबारा कॉल कर सकती हैं। एंड डॉक्टर बतूल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। वैसे मैं अपने लिए कहती हूँ कि मेरी जर्नल फिजिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट और भी सारे जो चीज़ें हैं वो भी मैं इनको अकेले में सारे अलकाबात देती रहती हूँ, लेकिन आज आपके सामने दे दिए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्योंकि मशवरा तो सारा दे देती हैं, गायनी रिलेटेड, ये वो जो भी हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी यही है, पीड्स की डॉक्टर भी यही है, गायनोकोलॉजिस्ट भी यही है, वो जो एक सबके लिए। मुझे
बतूल, अच्छा अब ये हो गया, ओके अब ये हाँ, कर लो। और वो बात ये है कि हम जैसे टीवी पे कहते मैं हैं कि यही एक शख्स सोच रही हूँ कि 2 मिल गई हैं एक साथ। एक शख्स जो कहा जाता है कि एक शख्स इतने सारे काम कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो वो ये है। ये है, और हर मुश्किल ये है वो। पहली कॉल बतूल ये हो गया, अच्छा अभी बताती हूँ। ना, ये भाई अल्लाह इनको जिंदगी दे और अजर दे इसका कि ये सारे मसाइल का हल ऐसे बता देती हैं फोन पे। तो आप बताइए भाई, ये रमजान में हम गलतियों की बात कर रहे थे, डॉक्टर उमर राहिल ने बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, तो कुछ गलतियों का जिक्र आप भी कर दीजिए। सबसे बड़ी गलती जो है, अब वैसे तो रमजान में तो क्या, लेकिन रमजान में स्पेसिफिकली शायद नॉर्मल डेज में तो फिर भी रूटीन सेट हो जाता है। सही टाइम पे उठना और सही टाइम पे सोना, ये 2 चीजें जो है ना, अगर आप देखें अगर आपका ये रूटीन सही नहीं है, आप सहरी करने के बाद सो रहे हैं, आप जितना पानी पी लें, जितनी क्लिंजिंग कर लें, जितना अच्छा फेशियल करा लें, नथिंग वर्क्स एट ऑल। इसलिए कि अगर आपका ये तो सीधा नहीं, लोग तो फखर से कहते हैं कि 5 साल से हमारी तो यही रूटीन है, हम तो सहरी रख के नमाज पढ़ के सोते हैं। अच्छा खैर, हमारे साथ भी 2 साल तो मैंने भी यही किया कोरोना के उसमें। लेकिन अब तो रूटीन सही करना है ना, अब तो आप दुनिया रूटीन पर आ गई है, तो अपना रूटीन भी सही करना जरूरी है। और बीइंग ए मुसलमान, आप हमारा बिलीव होना चाहिए कि इशा के बाद अगर अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई आपने 3 से 4 घंटे रेस्ट करना है, तो उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत ही है ना, इसलिए कि वो रेस्ट आपके हार्मोन्स को नॉर्मल रखता है। अगर आप इंटरनली सही नहीं है, देखिए उसके बाद पानी पीना, वो सोने के बाद वो आपके गुर्दों पे अलहदा इम्पैक्ट देगा, आपकी स्किन को अलहदा इम्पैक्ट देगा, उसका रोल ही कुछ और हो जाएगा। और उसका रोल बिल्कुल अलहदा होगा कि आप मगरिब से लेकर सुबह सहरी तक के जो है पानी पिए जा रहे हैं, वो आप सिर्फ ओवरलोड कर रहे हैं अपनी किडनीज को, क्योंकि आपने रेस्ट तो दिया नहीं है उनको। अब वो सुबह से लेकर रात तक के इफ्तारी तक के प्यासी थी, उनके ऊपर एक लोड नहीं था। फिर जो हम इफ्तार के बाद मीठे का लोड डालते हैं, मीठे का स्पेशली ना, उससे ही कोशिश करें कि कभी भी लाल शरबत, फ्रीजी ड्रिंक से नहीं खोले रोजे। देखें सिविल हॉस्पिटल भर गया, उसमें जगह नहीं है, पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, लिटरली वहाँ पे अब डायलिसिस के लिए, या कहीं पे भी कराची में जितने सेंटर्स हैं वहाँ पे अब जगह नहीं। किडनी के इशू हो जाते हैं, किडनी के इश्यूज होते हैं बिल्कुल फ्रीजी ड्रिंक्स और लाल शरबत पे, क्योंकि देखिए हमें नहीं पता कि कौन से असली हैं और कौन से नहीं हैं। ऑनेस्टली एक हमारे यहाँ ये भी इशू है, वो सारे केमिकल बेस्ड हैं तो सब केमिकल बेस्ड ही। तो आप इफ्तार के बाद आप 12-14 घंटे का रोजा रखकर अगर केमिकल खाएंगे तो वो डैमेज तो आपके किडनी और जिगर को ही करेंगे। सही। तो भाई अब आप लोगों के पास सुनहरा मौका है, क्योंकि मैं तो कह रही हूँ आज आप ही लोग सवाल कर लें, मैं सवाल कर करके काफी हो जाता है, तो आप लोग कर लें आज सवाल। तो सवाल करें, डॉक्टर उमर राहिल से जो पूछना चाहते हैं, डॉक्टर बतूल से जो पूछना चाहते हैं, मोर देन वेलकम, इस वक्त आप कॉल करके पूछ सकते हैं। सो डॉक्टर उमर राहिल, कोई चीज जो आप लगाने के हवाले से कह रही थी, अच्छा एक किसी ने मुझे कहा कि हम तो ना फ्रूट्स काटते हुए जो फ्रूट का छिलका होता है ना वो मुंह पे लगा लेते हैं। अच्छी बात है। हाँ इससे क्या फायदा होगा ये बताइएगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? मैं मलिक सिजाद बात कर रहा हूँ, मलिक सिजाद भट्टी उस रांझा मुल्तान से। जी जी फरमाइए। मैंने ये पूछना था, मेरा असल में बिजनेस इस तरह का है, हम कभी बाहर भी होते हैं, कभी घर में भी होते हैं, इफ्तारी का टाइम हो जाता है जी, तो मार्केट में जो है ना हमेशा फास्ट फूड या इस तरह की चीजें मुहैया होती हैं। बिल्कुल। तो अगर ये डायरेक्ट खाना खा लिया जाए इफ्तारी के वक्त तो वो सेहत के लिए अच्छा साबित होगा या नुकसानदेह साबित होगा? सही। ये डॉक्टर साहब बड़ी एक्सपीरियंस वाली आपके पास है माशाल्लाह, आपकी ये तरतीब देखकर बड़ी खुशी हुई है, आप लोगों की रहनुमाई कर रही हूँ, तो मैंने चाहा मैं भी आपसे पूछूं। जी बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू सो मच। जी बताइए भाई। बहुत बिल्कुल सही इनकी राय है, आप डायरेक्टली खाना खा लीजिए, क्योंकि हमें उस रूटीन की आदत होती है खाना खाने की, वो जिगर को भी आदत होती है, जिगर वैसे ही एंजाइम्स बनाना शुरू करता है। देखें अगर आप रोटी सालन खाते हैं आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, हमारी बॉडी इनिशियली क्यों नहीं एक्सेप्ट करती? क्योंकि इतना फ्राइड फूड होता है, वो जाते 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 आप शुरू में देखें ना, लोग कहते हैं 1 हफ्ता तो हम एडजस्ट ही नहीं कर पाए, बॉडी नहीं एडजस्ट कर पाती या लेथार्जिक तो इसी फैट जो है, फैट मेटाबॉलिज्म टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, जब तक कि वो उसका फैट मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है दूसरी सहरी आ चुकी होती है, मूड भी तो खराब होने लगता है, इरिटेबिलिटी होते हैं,
खराब होने सेंसिटिविटी बढ़ लगता है। जाती है। उससे बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि आप इफ्तारी के साथ थोड़ा बहुत खाइए, 1-2 पकोड़े या जो भी आपने खाना खाइए, और फिर डायरेक्ट आप खाना खा लीजिए। ठीक। दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। अच्छा, हमें एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन जाने से पहले डॉक्टर मिराहिल आप बता दीजिए कि ब्रेक पर आने के बाद आप क्या बताने वाली हैं, कौन सी चीज बताएंगी चेहरे अच्छा, के लिए? लगाने की आपने बात की कि छिलके जो भी खा रहे हैं लगा रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लगा सकते हैं और लगानी चाहिए, लेकिन किस तरह से और कब कब, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है जी, तो ये आप सुनिएगा आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर बतूल, डॉक्टर मिराहिल हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर मिराहिल हमें कुछ बता रही थी कि कौन सी चीज़ें आपको चेहरे पर लगाने की भी ज़रूरत है सो दैट आप इनकी तरह तरोताज़ा नजर आएं ईद पे। जी। अच्छा, जैसे बात हो रही थी कि हम जो फल खाते हैं काटते लगा लेते हैं, तो बिल्कुल लगाना चाहिए, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को समझना चाहिए। अब अगर हम टमाटर का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और टमाटर फेस के लिए बहुत अच्छा है, बट अगर कोई ड्राई स्किन वाला लगा लेगा तो क्या होगा, उसके स्किन पे जो है ना इचिंग शुरू हो जाएगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उस पर आप टोमेटो जूस नहीं लगा सकते। हाँ, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप खरबूजा है, तरबूज है, उसका पल्प लगा सकते हैं। उसके अलावा जो एक खीरा अगर आप काट रहे हैं तो उसका आप जो है ना उसको थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं, वो आपके एक्ने को भी ड्राई करेगा, आपके स्कार्स को भी ख़त्म करेगा। अच्छा, जब भी आप लगा रहे हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस छुरी से आप काट रहे हैं वो मसाले वाली ना हो, उसमें मिर्चें ना कटी हुई हों, उसके साथ आपके स्किन के ऊपर कोई कट नहीं लगा हुआ हो, कोई दाने ना हो, इसलिए कि हम हर चीज़ लगा तो रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है स्किन की। आपने मसाले या सलाद बना रहे हैं, उसमें आपने प्याज काटी, आपने मिर्चें काटी, वही खीरा काट के लगा लिया, तो वो आपके स्किन को नुकसान पहुंचाएगा। राइट। तो ये सब देखते हुए आप फ्रूट चाट बना रहे हैं, अगर फ्रूट चाट बना रहे हैं थोड़ा सा बचा हुआ है, अब ये नहीं कि फ्रूट चाट बच गई है उसमें मसाला डाला हुआ वही लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो जो फ्रूट है उसका पल्प है या जो उसका छिलका, उसका इनर साइड जो से आप फेस का मसाज कर सकते हैं। मसाज करके ये नहीं है कि आपने चूल्हे के पास जाके खड़े हो जाना है। अगर आपने फेस पे कुछ लगाया तो 10 मिनट आपने फेस को रिलैक्स रखना है, उसके बाद उसको वॉश करके अपना जो टोनिंग करके या सनब्लॉक लगा के देन आप किचन में जाइए। तो ये सब चीज़ें आपने एक्चुअली करनी है। वैसे तो रोज़े की हालत, आई थिंक कोई कॉल आने वाली है, जो हमें आवाज़ पहले आ गई और कॉल आई नहीं, या कॉल आएगी तो पता चलेगा। आज तो जो सब आ रहे हैं ना वो पूरे भरपूर तरीके से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आएंगे और छा जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर हमारे साथ हैं और नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आप लोग छुपन छुपाई खेल रहे हैं मुझसे। ऐसे लग रहा है बतूल आपको देख के तो नहीं खेल रहे। आप सोच रहे हैं आप काफी दिन बाद हम दोनों एक साथ इस तरह नजर आए तो जरा ये भी छुपन छुपाई करें। बतूल और मैं क्योंकि सोशल मीडिया पे भी कुछ सेशन साथ करते थे तो लोगों के मैसेज आते थे कि भाई आप लोग सेशन किया करें, कतर आ जाए। हाँ, और कतर आ जाए। अभी कहाँ याद करा दिया आपने, यहाँ ना आ जाए कतर वाली कॉल। खैर, अच्छा जी, अब बैक टू द टॉपिक। और ब्यूटीफुल लगने के लिए जैसे आप लोग लग रहे हैं इस वक्त, उसके लिए और क्या चीजें ऐसी हैं जिसका इस्तेमाल करने की जरूरत है? अच्छा, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो भी हम खाते हैं, क्योंकि फैटी फूड का इस्तेमाल बढ़ जाता है, इट्स नॉर्मल। जो इवन डाइट भी कर रहे होते हैं तो आप अपने डाइट के हिसाब से बच्चों को भी आदत डालें, बड़ों को भी आप फाइबर लेना शुरू करें, सॉल्युबल फाइबर। अगर आप फ्रूट चाट बना रहे हैं, आप उसमें ओट्स शामिल कीजिए, आप उसमें चिया सीड शामिल कीजिए, ताकि बॉडी की मिनरल्स की रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ फल खाना और लगाना जरूरी है, उसके साथ फाइबर का इस्तेमाल भी जरूरी है। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शाजिया, नौरीन, शाजिया बात कर रही हैं? मैं नौरीन बात कर रही हूँ। नौरीन बात कर रही हैं। देखिए ये उसी तरह हो गया जो हम कॉल पे करते हैं ना। हाँ जी नौरीन, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल मेराहिल से कि मेराहिल ने कोई ब्रांड लॉन्च की थी, तो मुझे पूछना है कि इनकी स्किन जैसी है, उस स्किन के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि मेरी स्किन मेराहिल जैसी हो जाए? अच्छा, अरे वाह, मेराहिल जैसी स्किन हो जाए। माशाल्लाह। हाँ ठीक है, मुझे कोई तरीका बताएं, क्लींजिंग का तरीका ही बताइए प्लीज। भाई क्लेंजिंग का तरीका भी बता दें और ये भी बता दें आपकी स्किन जैसी है उसके लिए क्या करें। उसके लिए अपने दोस्तों का साथ लें। नहीं, मैं मतलब फ्रेंकली बता रही हूँ
कि खाने पीने का ख्याल रखना नो, शी इज आस्किंग अबाउट योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का भी बता रही हूँ मैं। हाँ। अच्छा, प्रोडक्ट जो है जो अपना ब्रांड मैंने लॉन्च किया था, 2 ब्रांड्स, एमकॉलविक के नाम से और कोरामी के नाम से, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। वो आप अपने स्किन के हिसाब से, या तो ज़ाहिर सी बात है आप मेरे पास आ जाइए, बतूल के पास चले जाइए, आपकी स्किन देख के आपको गाइड कर देंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके स्किन को नीड किस चीज़ की। देखिए, होता यह है कि प्रोडक्ट एक जनरली लॉन्च कर दी जाती है, लेकिन आपके स्किन की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके स्किन की टाइप क्या है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है प्रोडक्ट के साथ। अच्छा, अगर जनरली जैसे उनका लगा, मुझे लगा कि उनका नॉर्मल स्किन टाइप है, और नॉर्मली जैसे खवातीन नहीं कहती कि कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई चीज यूज करते रहे सो दैट आपको ग्लो आता बिल्कुल रहे आता और बेहतरी थोड़ी सी होती रहे, तो उस तरह का कोई प्रोडक्ट है? कि बिल्कुल हाइलोनिक मिस्ट मौजूद है एमकॉलविक का, आपने हाइलोनिक मिस्ट लगाना है, उसके साथ साथ वाइटनिंग सी सीरम मौजूद है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बतूल भी इसको यकीनन उसको बताएंगे कि ये 2 चीज़ें रूटीन में इस्तेमाल करनी चाहिए। कोई भी टाइप हो, किसी भी ब्रांड का ले ले, लेकिन इस्तेमाल करना चाहिए कि हाइलोनिक मिस्ट जो है आपकी हाइड्रेशन के लिए, आपके स्किन को प्लम करने के लिए, फ्रेश रखने के लिए, और विटामिन सी जो है वो ज़ाहिर सी बात है रिजुविनेट करने के लिए, आपके स्किन को ग्लो देने के लिए। ये 2 चीज़ें कॉम्बिनेशन में अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन नेचुरली बहुत ग्लो एंड लिफ्ट करती है और हाइड्रेट रहती है। और भाई क्या क्या लगाना चाहिए, वो जो आप डब्बे में बंद करके दे देती हैं, ये लगा लो अब। अच्छा देखिए, ये इन्होंने कॉल करी, अब ये पूछी थी कि मैं किस टाइप का क्लेंजर यूज़ करूं और कौन, ये इसके लिए फिर आपको जो है ना जाकर, या फिर आप मैसेज इतना प्रॉपर करें। हमारे यहाँ क्या होता है, डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, मुझे क्लेंजर चाहिए। अब ये इतना शॉर्ट सा जो है मैसेज है, आप अपनी उम्र मेंशन करिए, आप टाइप ऑफ स्किन मेंशन कीजिए, आप बताइए कि मुझे दिन के टाइम पे दाने निकल जाते हैं, रात में सेटल्ड हो जाते हैं, मुझे हार्मोनल इशू कोई नहीं है। तो इस तरह आपके लिए, हमारे लिए इजी हो जाता है जवाब देना, कि एक पूरी पिक्चर आ जाती है। हाँ, 24 साल की लड़की है, उसकी ड्राई स्किन है, उसको एक्नी का इशू भी समटाइम्स रहता है, पीरियड से आगे पीछे हार्मोनल इश्यूज होते हैं, पानी का इंटेक कम है, वर्किंग लेडी नहीं है, घर में ही रहने वाली है, तो उससे आप डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट में इजी हो जाता है। इसके अलावा विटामिन सी आपका इंटेक होना बहुत ज़रूरी है, कोलेजन का इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 20+ हैं, आप कोलेजन लेना शुरू कर दीजिए। कैसे? पहले 30+ होता अच्छा, था, वो तो उसकी बड़ी महंगी दवाएं मिलती हैं। हाँ, दवा पूरी दुनिया देखें, अगर आपको कोई 1000 रुपए की दे रहे हैं ना, तो फिर उसमें कोलेजन नहीं है। ऑनेस्टली 30 गोली कोई 1000 रुपए, इसलिए कि जहाँ पूरी दुनिया में सॉल्टी एक्सपेंसिव है, इसी तरह सेम गोज फॉर हाइलोनिक एसिड सीरम्स। अगर आपको कोई 600-400 रुपए का दे रहा है तो उसमें हाइलोनिक एसिड नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरीन और पानी है। अच्छा, वो 600, इसलिए कि वो भी कुछ फायदा तो दे देगी, लेकिन वो वाला नहीं एग्जैक्टली, देगी। लेकिन ग्लिसरीन पहले लोग आप लगाया हाइलोनिक, करते थे। अब गूगल का दौर है, आप हाइलोनिक एसिड जब सर्च करते हैं तो आपको बेनिफिट तो हाइलोनिक एसिड के लिखे हुए आ रहे हैं ना, फायदा जरूर देगी, लेकिन आपको इम्पैक्ट हाइलोनिक एसिड वाला नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए कि कोलेजन का इंटेक बहुत अच्छा कीजिए। कोलेजन के इंटेक के लिए एवोकाडो बेहतरीन होता है, हर वो चीज़ जो आपको रिजुविनेट करे। पपीता हम खाते नहीं है, अमरूद हमें नहीं लेना, तो फ्रूट इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पेशली कोलेजन किस फ्रूट में या किस खाने में? अमरूद, ठीक है, ग्लूटाथायोन मौजूद होता है, जिन चीजों में ग्लूटाथायोन विटामिन सी मौजूद है वो कोलेजन इंडक्शन खुद ही यानी आप उससे गोरे हो सकते हैं, गोरे भी होंगे, रंग साफ हो सकता गोरे है। भी होंगे, एंटी एजिंग भी है, एवरीथिंग यू विल गेट तो ये एवरीथिंग। अमरूद तो अब शॉर्ट हो जाएंगे और शॉर्ट हो जाएंगे, रमजान के आते शॉर्ट हो जाएंगे। नारियल का दूध, नारियल का पानी, दैट इज द बेस्ट एंटी एजिंग। ना सिर्फ आपकी हड्डियों को सही रखता है, कोलेजन इज व्हाट, कोलेजन आपकी स्किन को टाइट रखता है। नारियल के दूध में इतना मौजूद होता है विटामिन डी और मिनरल्स की क्वांटिटी कि आपका जो हड्डियों में कोलेजन होता है वो आपके सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन पे, नारियल के पानी में भी होता है, पानी में भी होता है, और वो आपकी हड्डियों का गूदा बनाता रहता है। एक दफा मैंने इनसे पूछा विटामिन डी के हवाले से, तो इन्होंने कहा देखो एक ही चीज रह गई है जिसमें विटामिन डी और ये सारी चीजें, क्योंकि उस पे ऊपर जाके कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकता, वेरी सिंपल, कोकोनट में, अदरवाइज तो बाकी सारी चीजों में इंजेक्शन लगे होते हैं या कोई ना कोई। सो ये सबसे ज्यादा नेचुरल चीज है, बिल्कुल। अच्छा, और बहुत ज्यादा भी नहीं, आप एक्सपेंसिव होता है, लोग मुझसे कहते हैं इतनी महंगी चीज बताती हैं आप तो, बट द थिंग इज दैट कि आप ले तो ओरिजिनल रहे ना, इसमें आपको पता है कोई चीज मिक्सिंग नहीं है, आप वंस इन अ वीक तो अफोर्ड कर ही सकता है हर इंसान। तो आप, हम जाते जाते शेक पी लेते हैं, बिला वजह के आइसक्रीम शेक्स, और ये उससे बेहतर है एक नारियल खा लीजिए, नारियल का अच्छा, पानी। ये जो आप दोनों बात कर रही हैं, एक ब्रेक आ गया, खैर उसके बाद ये हाइलोनिक एसिड की जो बात कर रही हैं, ये किस चीज के लिए यूज होता है, क्योंकि बड़ा फेमस आजकल होता जा रहा है, आप दोनों भी इस पे बात कर रही हैं, तो ये हम बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। हमारे साथ डॉक्टर मिराहिल, डॉक्टर बतूल मौजूद हैं। सवालात आपके आ रहे हैं और हाइरोनिक एसिड की बात करते हुए हम ब्रेक पर गए थे। ये क्यों ज़रूरी है? मैंने देखा है अक्सर ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन है वो भी कहती हैं बहुत ज़रूरी है हाइरोनिक एसिड। सो ये क्यों ज़रूरी है, क्या करता है? एक्चुअली मशहूर हो गया है। हाँ, मशहूर हो गया। मशहूर भी हमने किया। हाँ, बिल्कुल। ज़रूरत तो उसकी हमेशा से थी और जैसे अब बतूल है, डॉक्टर्स लगा रहे होते हैं कि आपके जो फिलर्स लग रहे हैं या थ्रेड्स लग रहे हैं उसमें हाइलोनिक एसिड मौजूद होता है। आपके स्किन को प्लम करने के लिए, आपके स्किन को रिजुविनेट करने के लिए या उसको हाइड्रेट करने के लिए, एंटी एजिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, जहाँ तक सीरम्स की बात है, पहले क्रीम्स लगाया करते थे, क्रीम्स हुआ करती थी, फिर सीरम्स आए कि सीरम्स की पेनिट्रेशन ज़्यादा अच्छी होती है, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी देता है। उसमें हाइलोनिक एसिड एक नाम आ गया और लोगों को हो गया कि वो ये तो कमाल कर रहा है, शायद कोई जादू कर रहा है। लेकिन ये कि जब वो सीरम फॉर्म में आया, उसकी पेनिट्रेशन बढ़ गई, उसने रिजल्ट देना शुरू कर दिया। लेकिन ये वही वाली बात मैं रिपीट करूँगी कि वो हाइलोनिक एसिड ही हो, ग्लिसरीन और पानी ना हो। ठीक है। जैसे कि उसकी एक कॉस्ट होती है और जितनी परसेंटेज होती है उसी हिसाब से रिजल्ट मिल रहा होता है। तो वो किसी सब्जी, फ्रूट, किसी चीज़ में है? हाँ, मछली में होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है, स्पेशली सी फूड में ज़्यादा होता है, क्रैब में ज़्यादा होता है। और हाइलोनिक एसिड की बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, जो तो हमारी स्किन है ना, आपको फाइन लाइंस और फिर डीप लाइंस पड़े, ये मैशवर्क है। अच्छा। ये इसमें आप हाइलोनिक एसिड डालेंगे क्योंकि सीरम की फॉर्म में अगर ये यूं टूट गया तो आपको फाइन लाइंस पड़ना शुरू हो गई, ये चौड़ी चौड़ी लाइंस जो आपको नजर आनी चाहिए, अंडर आएंगी। अगर आप इस पे लगाते रहेंगे तो ये मैशवर्क रहेगा। अच्छा, ठीक है, इट्स अ प्रोटीन बेसिकली टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है। आप पहली उम्र से लगाना शुरू कर दीजिए अर्ली, लेकिन इसके साथ आपने सनब्लॉक का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा करना है। हाइलोनिक एसिड की प्रॉपर्टी ये होती है कि पूरी आपकी फ़ज़ा में, जिस फ़ज़ा में आप सांस ले रहे हैं, वहाँ पे जितना पानी मॉइस्चर मौजूद होगा वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा। तो फ़ज़ा का मॉइस्चर जब आपके अंदर जाएगा तो आपकी स्किन का ये मैशवर्क टाइट रहेगा। कब होता है? वो आप दिन के टाइम पे भी लगा सकते हैं, आप रात के टाइम पे भी लगा सकते हैं। आप जो मेकअप, इवन अब तो मेकअप के साथ आ रहे हैं बेसिकली, और खाने में भी इस्तेमाल कीजिए। टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल फॉर्म्स में अवेलेबल है। तो क्या ओवर द काउंटर अवेलेबल है? ओवर द काउंटर और जाके बोलने कि हाइलोनिक एसिड चाहिए। अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांड का और अच्छी परसेंटेज का, अकॉर्डिंग टू योर टाइप ऑफ स्किन। तो फिर वो एक कैप्सूल खाना होता है? यस, एक कैप्सूल खाना है वो एक अलग चीज़ है, लगाना जरूरी है, इसलिए कि आपके स्किन को हाइड्रेशन तो चाहिए ही। जैसे अभी बतूल ने जिस तरह से डिफाइन किया कि बहुत अच्छी तरह से कि वो जो एक बॉन्डिंग है वो आपके स्किन के ऊपर जो एक टूट फूट जिसे कहते हैं ना सेल्स, उसको एक तरह से दोबारा बिल्ड कर देता है और एक बाइंडिंग फोर्स जैसे हो जाती है। आपके स्किन का जो सेल है वो उसमें गैप नहीं आ रहा होता है, टूट फूट नहीं होती, तो आपके स्किन बहुत आपको यंग एंड फ्रेश लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये जरूरी नहीं है कि सारे लोगों ने प्रोसीजर्स कराए होते हैं वो ये चीजें भी यूज करते हैं? नेसेसरी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर आप अर्ली फेज में हैं और आप उसको अर्ली एड्रेस कर लेते हैं तो आप सीरम से, अच्छे सीरम्स, अच्छा फेस वॉश और अच्छा सनब्लॉक ही है ना। तो आपके पास भी तो प्रोडक्ट्स हैं बतूल आपकी, उसमें भी है ये अवेलेबल? सब में अवेलेबल है, सब में। मैं तो फेस वॉशेस में, सीरम्स में, सब में, क्रीम्स में, जो भी, इसलिए कि अब जो है वो आप जो एक्नी की इवन जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो टीनेज एक्नी होती है, उनमें भी हाइलोनिक एसिड डाला जाता है। इसलिए कि अगर आप टी ट्री ऑयल के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी हाइड्रेशन, एक्नी बेसिकली आपकी लैक ऑफ हाइड्रेशन ही है, उसकी वजह से बैक्टीरिया गया और फिर दाने निकलना शुरू हो गए। तो अब तो मोस्टली हर प्रोडक्ट में डाला जाता है, इवन सनब्लॉक्स में अवेलेबल होता है ताकि आपको मॉइस्चर मिले। ये अब पूरी दुनिया का इशू है, सिर्फ हमारा नहीं। क्यों इशू है? बिकॉज ऑफ जंक फूड, आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है। नहीं है, अब सबको प्रेजेंटेबल लगना भी है। एग्जैक्टली, ये अवेयरनेस सब चाहते भी है बेहतर लगना। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो बना के हम लगा सकें, जो रमजान में बना के हम फ्रिज में रख दें, रोज लगा लें या कभी कभी टैप कर लें? बिल्कुल, बहुत आराम से, बड़े मज़े से बन सकती है। आपके पास फ्लेक्स सीड्स जो है, अलसी के बीज मौजूद होते हैं। अलसी के बीज 1 टेबलस्पून रात को आधे कप गर्म पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसको अच्छी तरह से पका लीजिए। जब वो पकेगा तो जेल बन जाएगा। उस जेल को, जब वो गाढ़ा जेल हो जाएगा तो उसको कपड़े से छान लीजिए। उसमें आपने 1 टेबलस्पून जो है एलोवेरा जेल मिलाना है और ½ टीस्पून आप उसमें मिला लें ग्लिसरीन।
ये तीनों जेल फॉर्म में हो गए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप बना के रख लीजिए। ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा एक नाइट सीरम या नाइट जेल बन गया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। आपने रात को फेस वॉश करना है, फेस वॉश करके ड्राई करना है और इसको लेके पूरे फेस पे, नेक पे, हाथों पे लगा के मसाज करके सो जाइए। और सुबह उठ के वॉश करके आपने सन ब्लॉक लाजमी लगाना है। तो इसमें आपको हाइलोनिक एसिड भी मिल जाएगा, इसमें बहुत सारे विटामिन भी मिल जाएंगे, आपके स्किन पे लिफ्टिंग भी आ जाएगी और एक बहुत अच्छा सा ग्लो भी आ जाएगा। अच्छा, और जो लोग निहार मुंह यूजुअली ये अलसी के बीज खाते हैं, अलसी के बीज और कलौंजी मिक्सचर वगैरह बना के रखा हुआ होता है, उसका क्या फायदा है? उसका फायदा ये होता है कि आपके जितनी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है आपकी, जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, क्योंकि उसमें जो जेल है बेसिकली वो आपके लिवर एंजाइम्स, स्टमक के एंजाइम्स को मेंटेन करता है, उसकी सीक्रेशन अच्छी कराता है। तो अंदर जितनी टूट फूट हो रही होती है ओवरनाइट, अगर आपने पानी कम पिया है, आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, वो इश्यूज नहीं होते। तो आपका वेट भी बैलेंस रहता है, हार्मोन्स भी बैलेंस और हड्डियों के दर्द भी मैंने सुना है उससे बेहतर हो जाते हैं, जेल बेसिकली। यस, बिल्कुल। और सेम चीज आप तुख्मे बलंगा से हासिल कर सकते हैं, जिस तरह ये बताया इसने, और जो है आप चिया सीड से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जेल फॉर्म्स में। ये हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे क्योंकि यहाँ वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया और इन खूबसूरत बातों का बहुत शुक्रिया। सो खूबसूरत लगने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपका इस पे अमल करना जरूरी है। तमाम चीजें खरीद के अगर साइड में रख देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप हमें बताते रहिए आपको जो पसंद है, वो मेहमान और वो टॉपिक्स हम आपके सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।